आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो सेल जो है वो सबसे पहले जो देखा गया था वो देखा था रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने। उन्होंने सबसे पहले एक सेल को देखा था और वो जो सेल था सबसे पहले वो ढूंढ रहे थे तो एक प्लांट था, क्वेरकस सुबेर नाम था। क्वेरकस सुबेर एक साइंटिफिक नेम है, क्वेरकस सुबेर। ओक ट्री, इसे क्या बोलते हैं? ओक ट्री कहते हैं। अब इस ओक ट्री के बार्क में इन्होंने सबसे पहले एक सेल को देखा था। इसका जो ओक ट्री का बार्क होगा, इसके बार्क में ये इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था और वो जो सेल था वो पॉलीगोनल शेप का, इस टाइप का कुछ सेल था, है ना। हनीकॉम्ब लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला था, हनीकॉम्ब लैटिस। ये जो सेल था वो अंदर से खाली था, दैट वाज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो सेल रहा था उस वक्त पे जब क्वेरकस सुबेर ओक ट्री के बार्क से जब इसको रॉबर्ट हुक ने जब निकाला था तो वो अंदर से बिल्कुल खाली था। अब चूंकि ये अंदर से खाली था तो इसी वजह से इन्होंने इसको टर्म दिया सेल, क्योंकि सेल वर्ड का मतलब जो है वो होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। और चूंकि ये जो सेल इन्होंने देखा था, मतलब ये जो यूनिट इन्होंने देखी थी वो अंदर से चूंकि खाली था तो इस वजह से इन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। लेकिन चूंकि आज हम लोग जानते हैं कि वो जो था वो एक डेड सेल था। ये जो बार्क में से जब सेल को निकाला जाता है तो ये एक टाइप का डेड सेल था, और चूंकि ये डेड सेल था तो इसी वजह से वो एक टाइप से सेल था ही नहीं, तो ये एक गलत नाम था जो कि उस वक्त पर दिया गया था। ये एक टाइप का मिसनोमर था। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी एक किताब लिखी थी और उसी किताब के बारे में ही इस चीज़ का जिक्र करा था उन्होंने कि क्वेरकस सुबेर जो प्लांट है, जो ओक ट्री है, उसके बार्क से उन्होंने सबसे पहले सेल को निकाला और वहाँ पर उसको देखा और वो अंदर से चूंकि खाली मिला था और इस वजह से उन्होंने उसका नाम दिया सेल। ठीक है। अच्छा, चूंकि सेल वर्ड का एक मतलब यूनिट भी होता है, इसी वजह से उन्होंने सेल ये टर्म जो है वो प्रपोज करा था, क्वेरकस सुबेर ओक ट्री के अंदर में से निकाला था। इन सभी बातों का जिक्र जो है वो रॉबर्ट हुक ने अपनी एक किताब में की थी और रॉबर्ट हुक ने अपनी एक किताब के अंदर में करा था। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के अंदर में उन्होंने टर्म भी दिया था सेल टर्म। सेल टर्म वॉज प्रपोज्ड बाई रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल टर्म को दिया था और किसको देखने के बाद? क्वेरकस सुबेर ओक ट्री के बार्क के अंदर से सेल उन्होंने निकाला था जो कि अंदर से खाली था, इस वजह से उन्होंने सेल नाम दिया, जो कि एक टाइप से एक तरीके का मिसनोमर था, गलत नाम था। ठीक है। तो बुक का नाम जो था वो हो जाएगा माइक्रोग्राफिया और ये जो सेल टर्म रहा था वो एक टाइप का मिसनोमर था। मिसनोमर का मतलब गलत नामकरण। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? मिसनोमर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, इसे आप लिख लेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर में एक पॉइंट लिख रखा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कि सेल से छोटा, सेल से कोई भी ऐसी एक छोटी चीज नहीं है जो कि ये इंश्योर कर सके या आप जिसको एकदम श्योरिटी के साथ ये कह सके कि हाँ वो लिविंग है। ऐसा सेल से छोटा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। दैट इज वाई वी कैन से दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल से छोटी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ वो लिविंग है। इसी वजह से सेल जो है वो सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन होती है, आप सबको को एटलीस्ट पता होगी शायद। आगे हम कुछ और टर्म के बारे में अगर बात करें तो दो टर्म यहाँ पर आते हैं, एक है साइटोलॉजी और एक है सेल बायोलॉजी। अगर इसमें हम डिफरेंस देखें कि चूंकि यहां पर दोनों के अंदर में ही सेल के स्टडी के बारे में बात होती है कि स्टडी ऑफ सेल को ही हम लोग साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। साइटोलॉजी भी स्टडी ऑफ सेल ही है और सेल बायोलॉजी भी वही चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर में अगर हम बात करें कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंस होगा? तो साइटोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। जबकि सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहां पर होता है इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन प्लस रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। मतलब सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ साथ
उसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी अगर बात होती है कि सेल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या, सेल डिवीजन, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल एंड स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सेल और सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो अभी जो हमारा जो पूरा का पूरा यूनिट है, जो यूनिट 3 है हमारा, वो सेल बायोलॉजी हमें पढ़नी है, क्योंकि इसके अंदर में हम चैप्टर 8 के अंदर में सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 9 के अंदर में बायोमॉलिक्यूल्स, जो भी सेल के अंदर में अलग अलग टाइप के जो भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर चैप्टर 10 के अंदर हम सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। इसी वजह से हम अगर बात करें डिटेल में कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, दैट इज सेल डिवीजन, तो इन सभी की कलेक्टिव स्टडी को क्या कहा जाता है, सेल बायोलॉजी। ओके, ये आप लिख लेंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर हम कहें तो रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर को उन्होंने ही समझाया था डिटेल में, तो इसी वजह से रॉबर्ट हुक जो हैं उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट हुक। इसके बाद आते हैं दूसरे साइंटिस्ट, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल, अगर हम बात करें फर्स्ट लिविंग सेल को देखने के बारे में तो वो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक थे। उसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट एनिमल सेल, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले वो प्लांट सेल को देख रखा था, तो ये इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल को देखा। एनिमल सेल को देखने का मतलब ये है कि एनिमल सेल को डिटेल में देखा था, है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम सभी सेल को तो देखते ही रहते हैं। एंड वी कैन से दैट ही सॉ फर्स्ट फ्री सेल, ही सॉ फर्स्ट फ्री सेल, पहले फ्री सेल को इन्होंने ही देखा था। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कि जो प्लांट में जो रॉबर्ट हुक ने जो प्लांट सेल को देखा था वो फ्री सेल नहीं था, वो एक प्लांट का हिस्सा था, वो एक प्लांट का पार्ट था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल को देखा, और वो कैसे होगा उसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे। बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सेल को देख रखा था, तो इन्होंने टोटल अपनी ही किताब के अंदर में इन्होंने जिक्र करा था, अपनी बुक के अंदर में इन्होंने 3 सेल को देखा था, ह्यूमन स्पर्म सेल, अमीबा एंड बैक्टीरिया। तीनों को अलग अलग जगह पे देखा था। ह्यूमन स्पर्म सेल कहां पर मिला, सीमेन में, सीमेन के अंदर में सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन स्पर्म सेल को देखा था। अमीबा को मिला, इनको मिला था पॉन्ड में, पॉन्ड के अंदर या रेन वाटर जहां कहीं भी इकट्ठा हुआ था वहां पर पॉन्ड के अंदर में इन्होंने सबसे पहले अमीबा को देखा। एंड बैक्टीरिया को देखा था इन द टार्टर ऑफ टीथ, टार्टर ऑफ टीथ, दांतों से उन्होंने निकाला था फ्लॉक्स, और उसके अंदर में उन्हें नजर आया था टार्टर ऑफ टीथ के अंदर में, वहां पर कॉर्नर के अंदर में बैक्टीरिया जो है वो उन्होंने देखा था। तो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक थे उन्होंने 3 लिविंग सेल को देखा था अपनी किताब के अंदर में, 3 इस सेल का जिक्र करा था इन्होंने। तो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल इन्होंने देखा था, फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने देखा था, स्पर्म भी लिविंग सेल थे, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब लिविंग सेल थे, जबकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। ही सॉ फर्स्ट एनिमल सेल, इन्होंने एनिमल सेल को देखा, वो प्लांट का था, जबकि ये अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब, अमीबा जो था वो एनिमल सेल को इन्होंने देखा था, जिसके अंदर में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। अमीबा को पहले एनिमल के अंदर में ही क्लासिफाई किया गया था, बाद में अमीबा जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर में चले गए, प्रोटोजोआन कहे गए। ठीक है, हालांकि प्रोटोजोआ का मतलब भी वही होता है, प्रोटोजोआ वर्ड जो है वो बना हुआ है प्रोटो एंड जून, तो प्रोटो का मतलब फर्स्ट एंड जून का मतलब एनिमल, तो फर्स्ट एनिमल रहे थे, तो इस वजह से उनको ऐसा कहा गया था। एंड ही सॉ फर्स्ट फ्री सेल, ऑब्वियसली जो आपको बताया अभी कि ये फर्स्ट फ्री सेल इन्होंने देखा था। फ्री सेल कहने का मतलब ये है कि वो जो सेल था वो प्लांट के साथ एसोसिएटेड था, वो बार्क से उन्होंने सेल निकाला था, जबकि अमीबा एक फ्री लिविंग सेल होता है, बैक्टीरिया एक फ्री लिविंग सेल होता है, स्पर्म फ्री सेल होता है। ठीक है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने इन तीनों सेल को, चूंकि उस वक्त पे रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था क्योंकि वो अंदर से समझते थे कि वो हॉलो था, चूंकि उनको हॉलो नजर आया था तो उन्हें लगा था कि दुनिया के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इसी हॉलो स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए होंगे, लेकिन ऐसी बात तो थी नहीं। तो बाद में जब इन्होंने अपना डिस्कवर करा, इन सेल्स को जब डिस्कवर करा और इन्हें जब पता चला कि इन्होंने सबसे फर्स्ट लिविंग सेल जब देखा है तो उसको इन्होंने एक अलग नाम दिया, चूंकि सेल तो कह नहीं सकते थे, तो इस वजह से इन तीनों को ही इन्होंने कलेक्टिवली नाम दिया एनिमलक्यूल। इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल, क्योंकि एनिमलक्यूल जो है वो प्रॉपर सूट नहीं हो रहा था, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि जो अपना
अगर हम बात करें, चूंकि ये एनिमल का छोटा रूप, एनिमल क्यूल कहने वाला एनिमल का छोटा रूप होता है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे ये सेल्स के ऊपर में अप्लाइड भी नहीं था, है ना, बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाइड नहीं था, प्लांट्स के बहुत सारे सेल पर भी अप्लाइड नहीं था एनिमल क्यूल, तो इसी वजह से एनिमल क्यूल कहना भी एक तरीके से गलत ही था, पहली बात। दूसरी चीज ये कि सेल जो टर्म था वो कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि सेल वर्ड का एक मतलब यूनिट भी होता है, और हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर में जितने भी सेल हैं वो एक तरीके से यूनिट को तो फॉलो कर ही रहे थे। मतलब ये चीज भले ही वहां पर वो सही नहीं हो रही थी कि एम्प्टी स्पेस नहीं था, सेल का मतलब एम्प्टी स्पेस भी होता है, यूनिट भी होता है, तो यूनिट वाली बात तो सही थी, तो इस वजह से इन्होंने उस बाद में फिर चल के एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने तो एनिमल क्यूल नाम दे दिया, लेकिन फिर बाद में चल के ये नाम उतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं, और साइंटिस्ट ने फिर वो सेल ही नाम आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, ये बात हो जाती है सेल के बारे में। बाद में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह की डिस्कवरी हुई, और तब जाकर फिर सेल को काफ़ी डिटेल में फिर स्टडी करी गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। और सेल को डिटेल में स्टडी करने के बाद दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर सेल थियरी प्रपोज करी थी। सेल थियरी के बारे में बात करेंगे, इसे आप पहले नोट डाउन कर लेंगे। बात करते हैं कि सेल थियरी किस तरीके से फॉर्मुलेटेड हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1838 के अंदर में स्लेडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फॉर्म टिश्यूज। सारे के सारे इन्होंने वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स, चूंकि ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट के बारे में ही सिर्फ ऐसा अंदाजा लगाया था कि ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फॉर्म टिश्यूज। सारे के सारे जितने भी प्लांट होते हैं वो सब क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और वो सेल का जो ग्रुप होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये 38 की बात है, उस वक्त पे स्लेडन ने ये बात बताई थी। ठीक है, अब उसके बाद उसके ठीक अगले ही साल 1839 के अंदर में स्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले डिस्कवर किया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर जो है वो स्वान ने ही करा था। तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर किया, और उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे रखा था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। इन्होंने प्लांट के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा, और इन्होंने कहा कि चूंकि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डिस्कवर करा, चूंकि ये जूलॉजिस्ट थे, और एनिमल्स की स्टडी करने के बाद, चूंकि जब इन्होंने सारे एनिमल्स की बहुत सारे एनिमल्स की जब स्टडी करी तो उन्हें सिर्फ बाहर में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखने को मिला, कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिली। और चूंकि सेल वॉल देखने को नहीं मिली, और 1838 के अंदर में ये बता चुके थे कि ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फॉर्म टिश्यूज, और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने बात करी थी। तो इस वजह से इन्होंने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर करा तो उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट के ही एक यूनिक कैरेक्टर है, प्लांट के अंदर में ही सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि एनिमल के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये बात भी सबसे पहले स्वान ने बताई थी। ओके, उसके बाद इन्होंने इन्हीं दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पर फिर खुद में बैठे बैठे सोच के, और इन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया और एक अपनी हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होता है जो कि प्रूवन नहीं होता, ठीक है, जिसका कोई भी ऐसे साइंटिफिक प्रूफ जिसका अवेलेबल नहीं होता है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस दी कि बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सारे के सारे, चाहे कि हम प्लांट की बात कर रहे थे, चाहे कि हम एनिमल की बात कर रहे थे, इन सभी जितने भी सेल होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी प्लांट होंगे, जितने भी एनिमल होंगे, उस सारे के सारे जो भी प्लांट और एनिमल हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, या तो कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या तो सेल के बने हुए हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, किसी एक सेल से बने हुए हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हो सकते हैं। ये इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया, ऐसी इन्होंने हाइपोथेसिस दी। फिर बाद में चूंकि स्लेडन और स्वान ये दोनों ही मिलकर फिर इन्होंने एक सेल थियरी फॉर्मुलेट कर दी, सेल थियरी का फॉर्मेशन किया इन्होंने, और फिर सेल थियरी के अंदर में बहुत सारी बातें जो हैं वो कही गई थी। क्या क्या वो स्टेटमेंट्स थे सेल थियरी के अंदर में, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पर समझ लेते हैं कि लिख रखा है बोथ प्रपोज्ड सेल थियरी, दिस थियरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। सेल थियरी तो इन्होंने दे दी थी, लेकिन उसमें यह नहीं कहीं पर भी बताया हुआ था कि नए सेल कैसे बनते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेल थियरी के अंदर में क्या क्या बातें कही गई थी, उसके बाद हम उसके आगे की कहानी समझेंगे। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। सेल थियरी के स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो सेल थियरी के अंदर में ये बात कही जाती है कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जितने भी होते हैं वो सब स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। सारे के सारे सेल जो होंगे वो मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं,
सेल्स मिलकर बने हुए हैं, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर में या किसी भी लिविंग की बॉडी के अंदर में जो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होता है वो सब कहीं ना कहीं सेल के लेवल पर हो रहा होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन का काम, तो ट्रांसपोर्टेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसको अल्टीमेटली कौन परफॉर्म करता है, एक सेल। आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है, हर एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन कहाँ पर चल रहा होता है, तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर में वो रेस्पिरेशन चल रहा होगा। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, कि हम जब एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, CO2 जब हम रिलीज करते हैं, तो वो CO2 कहाँ पर बन रहा होता है हमारी बॉडी में, हर एक सेल के अंदर में। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं वो अल्टीमेटली सेल के लेवल पर हो रहे होते हैं। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब यह है कि सेल ही वो एक एंटिटी है, सेल ही वो एक स्ट्रक्चर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करने का काम करता है या पास आउट करने का काम करता है। एक जनरेशन होगी और उस जनरेशन से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करके अगली जनरेशन तक ले जाने का काम जो होता है वो सेल ही करता है। अगर आप ध्यान दें कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अगर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की, तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और इस इनहेरिटेंस में कौन हेल्प करता है, कौन सा वो सेल होगा जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और वही क्या करते हैं कि गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वो जाइगोट जो है वो अगली जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को कैरी आउट कर देता है। तो वो जो गैमेट्स हैं वो भी क्या है, एक टाइप के सेल हैं। दैट इज वाई हम लोग कह सकते हैं कि सेल्स आर हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि ऑल सेल्स आर लिविंग। सारे के सारे सेल जो होंगे वो लिविंग होंगे। और इसी बात से इन्होंने ये भी प्रूव करा कि जो रॉबर्ट हुक ने जो ढूंढा था वो दरअसल सेल थ्योरी के अंदर में आता ही नहीं था। मतलब जो भी चीज़ डेड होगी हम उसे सेल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सेल थ्योरी के अंदर में ये बात भी कही गई कि सेल्स आर लिविंग, उसका लिविंग होना जरूरी है। और यही रीजन है कि वायरस को सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में रखा जाता है। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। उसको ना तो प्रॉपर तरीके से लिविंग के अंदर में डिफाइन किया गया है, ना ही प्रॉपर तरीके से नॉन लिविंग में डिफाइन हम कर सकते हैं। और यही रीजन है कि सेल को क्या कहा जाता है, वायरस को क्या कहा जाता है, एक टाइप का एक्सेप्शन होता है वो सेल थ्योरी का, ठीक है। ये बातें जो हैं वो सेल थ्योरी के अंदर में कही गई थी। अब इसके बाद यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए और रुडोल्फ वर्चो, 1855 के अंदर में एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चो। और रुडोल्फ वर्चो ने क्या बात कही कि 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल होंगे वो कहाँ से बनेंगे, अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं सेल से नए सेल हमेशा बनेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट भी ये भी जो स्टेटमेंट था वो इनकम्प्लीट था। और यहाँ पर उन्होंने ये तो कह दिया कि नए सेल जो भी बनेंगे वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे, किसी न किसी दूसरे कोई भी सेल होगा और उसी से वो सेल जो है वो बनेंगे। लेकिन बनेंगे कैसे, पुराने सेल से नए सेल बनेंगे कैसे? तो इस चीज़ को फिर बाद में एक और साइंटिस्ट जो हैं वो आए और उनका नाम था कार्ल नगेली। और कार्ल नगेली ने ये बात कही कि बस उन्होंने कुछ करा नहीं था स्पेशली, बस ये जो रुडोल्फ वर्चो का स्टेटमेंट था कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसी में उन्होंने कुछ वर्ड्स जोड़ दिए। क्या जोड़ा इन्होंने? थ्रू सेल डिवीजन। कि यहां पर जो नए सेल बनते हैं पुराने सेल से, वो कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं थ्रू सेल डिवीजन। और यहां तक जब सारे स्टेटमेंट्स जुड़ते चले गए सेल थ्योरी के अंदर में, सबसे पहले सेल हाइपोथेसिस बना जो कि स्वान ने बनाई, फिर स्वान के साथ स्लेडन भी आए और उन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करा जिसको सेल थ्योरी हम लोग कहते हैं। सेल थ्योरी जब भी पूछा जाएगा तो हम कहेंगे स्लेडन एंड स्वान ने बनाई थी, ठीक है। कब बनाई थी? 1838-39 में। और
उसकी उनके द्वारा जो भी सेल थियरी बनाई गई थी उसके अंदर में ये सारे स्टेटमेंट्स थे। उसी के अंदर एक और स्टेटमेंट ऐड किया गया था इसी सेल थियरी को सपोर्ट करने के लिए, जो कि रुडोल्फ वर्चो ने ऐड करा था 1855 के अंदर में। इन्होंने कहा था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और फिर कार्ल नगेली आए और कार्ल नगेली ने उसके अंदर में इन्हीं के स्टेटमेंट के अंदर में इन्होंने जोड़ा थ्रू सेल डिवीजन, और यहां तक जाकर सेल थियरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सेल थियरी जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गई। यहां से लेकर यहां तक के अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे कंप्लीट, तो अब इसको चूंकि उसके अंदर में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो रहे थे, स्लाइडेन-स्वान ने तो सेल थियरी दे दी थी, लेकिन उसके अंदर में रुडोल्फ वर्चो ने भी अपना स्टेटमेंट ऐड करा, फिर उस स्टेटमेंट के अंदर में भी कुछ वर्ड्स कार्ल नगेली ने भी ऐड करे। तो अब जाकर इसे हम क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट जो एक फॉर्मेट बना, कंप्लीट जो ये एक स्ट्रक्चर का जो भी फॉर्मेशन हुआ, इसको अब कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेल। इधर लिख लेते हैं हम लोग, उधर जगह नहीं है, ठीक है। इसको कहा गया सेल प्रिंसिपल और डॉक्ट्राइन ऑफ सेल। तो सेल प्रिंसिपल या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सेल जो है ये, या मॉडर्न सेल थियरी, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, मॉडर्न सेल थियरी भी कह सकते हैं, मॉडर्न सेल थियरी। तो ये बातें जो हैं वो सेल थियरी के अंदर में ये इतने सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो कहे गए, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। कुछ सेल के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर में कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन सेंटर होता है सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटी का, वेदर इट इज ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन और ट्रांसलेशन, ये सारे के सारे जितने भी काम होते हैं, चाहे कि हम बात कर रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एटीपी का फॉर्मेशन, तो वो भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन का फॉर्मेशन, जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं उसे, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर में ही हो रहा होता है। तो ये सारे के सारे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, डाइजेशन का काम जो लाइसोसोम कर रहा होगा वो भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे जो भी फंक्शन होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर में ही हो रहे होते हैं। इसी वजह से साइटोप्लाज्म को कहा जाता है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना। एरेना का मतलब होता है सेंटर ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज विच इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। हालांकि सारी की सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, लेकिन उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होगा। ये एक बार AIPMT 2010 के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। ओके, AIPMT 2010 का ये क्वेश्चन था। ये सेम स्टेटमेंट जो है वो एनसीईआरटी का उठाकर यहाँ पर पूछा गया था। राइबोसोम की बात कर लें, हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे, राइबोसोम अपना अलग से टॉपिक आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी चूंकि ओवरव्यू के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यहाँ पर इसके चारों तरफ में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, एंड इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। आगे आएगा तो हम लोग उस वक्त पे भी बात करेंगे, देख लेंगे। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये भी क्या होता है कि राइबोसोम के जैसे ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर में पाया जाएगा, जबकि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर में पाए जाते थे। तो सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। तो आगे जब हम लोग सेंट्रोसोम पढ़ेंगे तो वहां पर भी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे पीपीएलओ। पीपीएलओ जो होता है स्पेशल पॉइंट्स, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है, आप जानते होंगे, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 0.1 माइक्रॉन इसका साइज जो होगा वो 0.1 माइक्रॉन होता है, और इस तरीके से ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल बन जाता है, पूरी दुनिया का सबसे छोटा सेल 0.1 माइक्रॉन का पीपीएलओ हो जाएगा, ठीक है। 0.1 माइक्रॉन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। माइकोप्लाज्मा, उसके अलावा ये चूंकि एक टाइप के पीएलओ को माइकोप्लाज्मा भी कह दिया जाता है कि माइकोप्लाज्मा ही है, तो माइकोप्लाज्मा का जनरल साइज जो होता है वो 0.3 माइक्रॉन का होता है, लेकिन 0.1 माइक्रॉन तक भी पीपीएलओ जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। ये बात हो जाती है। अगर हम सबसे ये हो गई बात स्मॉलेस्ट सेल की। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है, जो अभी तक निकाला जा चुका है, वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। और न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। सबसे लंबे सेल जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के वो न्यूरॉन होते हैं, अप टू 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर के हो सकते हैं।
ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पर माइक्रोमीटर की बात नहीं हो रही है। तो 100 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 1 मीटर का एक सेल होता है। तो जब हम बॉडी की एनाटॉमी जब हम लोग आगे देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो सेल होता है वो कितने कितने लंबे लंबे सेल हो सकते हैं। वही सब सारे के सारे सेल मिलकर नर्व बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन जो होगा वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। ये बात हो जाती है सेल के जनरल ओवरव्यू और सेल थियरी के बारे में, सेल के हिस्ट्री के बारे में कि क्या क्या चीज़ें रहीं, किस तरीके से सेल थियरी फॉर्मुलेट हुई और क्या बातें कही गई। ठीक है, इसी के अंदर में एक और पॉइंट अभी अचानक से याद आ रहा है, जैसे कि रॉबर्ट हुक को कहा जाता था फादर ऑफ साइटोलॉजी, वैसे ही जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक थे, यहीं पर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक जो होंगे उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक जो हैं, एवी ल्यूवेनहुक, उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। चलिए, ये बात हो जाती है, आप इसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। ये था हमारा टॉपिक 8.1, 8.2 और 8.3। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि टॉपिक 8.4 के बारे में। बाकी तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में लिख देना नीचे, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।